राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का नामकरण। ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मवर्त कहते थे। रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। अब आते हैं हम राजस्थान के वर्गीकरण के ऊपर। गंगानगर जो और हनुमानगढ़ का जो एरिया है उसे योधेय प्रदेश कहा गया है। और जो बैराट विराट नगर है वो जयपुर के अंदर था। और अलवर जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी विराट नगर जो बैराट जयपुर में वो था। भरतपुर धौलपुर करौली जो एरिया है वो सूरसेन प्रदेश के अंदर आता था। जबकि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का जो एरिया है वो सीवी जनपद था। और जालोर को पहले स्वर्णगिरी कहा करते थे। इसका अन्य नाम भीनमाल और श्रीमाल भी मिलता है। जबकि जैसलमेर के एरिया को वल्ल और मांड कहा गया है। और जो बीकानेर का क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश कहते थे महाभारत काल में। और यहाँ के बादशाहों को जांगलदर बादशाह की संज्ञा दी गई है। अब हम आगे चलते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिला था गोशुंडी शिलालेख में, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानिया शब्द का प्रयोग किया गया था। यह एक खंडित शिलालेख है जिसे नगरी चित्तौड़गढ़ में खोजा गया। इसकी खोज कवि राजा श्यामल दास ने की। और जबकि इसको पढ़ा डी.आर. भंडारकर ने था। जो घोसुंडी शिलालेख है वह उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। यह एक संस्कृत भाषा का शिलालेख है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। और यह वैष्णव व भागवत धर्म का प्रचार का इसमें सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का दूसरा उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जिसमें राजस्थान शब्द के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में स्थित है। सिरोही में मंदिर है खीमल माता मंदिर, जिसमें यह बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईसा पूर्व का खोजा गया था। यह शिलालेख मेवाड़ शासक शिलादित्य के काल का है। अब आते हैं हम नामकरण पे। जो जयपुर का आमेर है उसका नाम मोमिनाबाद था, जो मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया। जबकि करौली का नाम तिमनगढ़ जो करौली में स्थित है उसको इस्लामाबाद कहा है और मोहम्मद गोरी ने कहा था। और जो चित्तौड़गढ़ है, जब मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता था तब उन्होंने इसका नाम खिजराबाद रखा था। और उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद अकबर के द्वारा दिया गया है। जबकि सिवाना बाड़मेर जो एरिया है वो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और जालौर का नाम जलालाबाद दिया। और सिवाना बाड़मेर को कहा था खैराबाद। ये दोनों क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहे गए हैं। ब्रिटिश काल में राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के लिए एक राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ है। जो जॉर्ज थॉमस के शिष्य थे विलियम फ्रैंकलिन, उनकी रचना थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 ईस्वी में जारी की गई थी ये बुक। और इसमें राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। जबकि राजस्थान, रायतन और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया है, जो पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। और इनकी बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसका दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। जो ये बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी में अनुवाद जी.एच. ओझा ने, श्री गौरी शंकर ओझा ने 1835 ईस्वी में किया था। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के नामकरण। ब्रिटिश काल में भारत में राज्यों की 4 श्रेणी हुआ करती थी। पहली थी ए श्रेणी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत आते थे, जिसमें अंग्रेजों का शासन था। इसमें शासन गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया जाता था। दूसरी श्रेणी थी बी श्रेणी, जिसमें रियासतें आती थी। रियासतों में कौन होते थे? राजा। तीसरी थी सी श्रेणी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश होते थे। इसका प्रशासन एजीजी के द्वारा चलाया जाता था। इसमें चार स्थान शामिल थे। एक तो दिल्ली, एक अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान के अंदर आता था, एक था कुर्ग जो कर्नाटक में आता था, और एक बलूचिस्तान जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है। एक श्रेणी थी डी, जिसमें अर्जित प्रदेश और अंडमान निकोबार का क्षेत्र आया करता था। स्वतंत्रता के पश्चात।
स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन जुलाई 1947 के अंदर किया गया। इसके जो सचिव है उनको बनाया गया वीपी मेनन जी को। 18 मार्च 1948 को इसका प्रथम चरण हुआ, जिसमें मत्स्य संघ नाम दिया गया, जबकि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को किया गया राजस्थान संघ के रूप में। इसका कई जगह नाम पूर्वी राजस्थान भी लिखा हुआ मिलता है। राजस्थान शब्द की विधिवत मान्यता 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में मिली, जो दिसंबर 1943 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर फजल अली ने की, जिसने भाषाई आधार पर राज्य पर सिफारिश की थी। इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया और राज्य का जो भाषाई आधार था उसके ऊपर सबसे प्रथम मान्यता आंध्र प्रदेश को दी गई, जबकि राजस्थान को मान्यता 1 नवंबर 1956 को दी गई। इसके बाद है राजस्थान एकीकरण। वर्तमान राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 में अपने स्वरूप में आया। इससे पहले राजस्थान में 5 संभाग हुआ करते थे। एक संभाग था जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। अप्रैल 1962 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को कर दिया बंद। उसके बाद 26 जनवरी 1987 को हरदेश देव जोशी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और छठा संभाग अजमेर को बनाया, जबकि 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर को श्रीमती वसुंधरा राजे ने बनाया। इसके बाद है संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। बीकानेर संभाग है ऊपर, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट आता है। इसमें 4 जिले हैं। इसके बाद आता है जोधपुर संभाग, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली का क्षेत्र आता है। यह जो जोधपुर संभाग है वो सभी संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 34.40% है संपूर्ण राजस्थान का। इसके बाद है उदयपुर संभाग। उदयपुर में आता है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये उदयपुर संभाग है। इसके बाद है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले आते हैं। इसके बाद है कोटा संभाग। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र आता है, जिसकी जनसंख्या है की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, जिसका क्षेत्रफल 8.31% है। अब आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में, जिसका क्षेत्रफल 5.16% है। इसके बाद है जयपुर संभाग। जयपुर में आता है झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा। जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। राजस्थान का भूगोल, अवस्थिति और विस्तार को अब हम देखते हैं। राजस्थान की अवस्थिति जो अक्षांशीय दृष्टि से है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांत जो राजस्थान में अक्षांश है वो कर्क रेखा एकमात्र अक्षांश है जो 23.5 डिग्री राजस्थान के अंदर से गुजरती है। अक्षांश का संधि विच्छेद होता है अक्ष प्लस अंश। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो उत्तर से दक्षिण की कोणीय दूरी दर्शाती है। पृथ्वी के अंदर 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखा होती है जो, और एक होती है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। अक्षांश रेखाएं जब पूरा घूमती हैं तो एक वृत्त बनता है जिसे हम अक्षांश वृत्त कहते हैं, और भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है।
अब देखते हैं दो अक्षांशों मतलब 0 डिग्री और 1 डिग्री के अंतर जो एक अक्षांशीय दूरी है उसका मान होता है 111 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांशीय दूरी में होती है वृद्धि। जब हम उत्तरी ध्रुव पे जाते हैं तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी हो जाती है 111.7 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। एक होती है 180 डिग्री देशांतर जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अक्षांश ग्रिड है जो देशांतर रेखाओं का जाल को हम ग्रिड कहते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं का जाल है उसको हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध, उसको कहा जाता है कटिबंध। अब आते हैं हम आगे। जो 180 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का और एशिया के पूर्व साइबेरिया रूस है उसके बीच में एक जल संधि पड़ती है जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि, उसके मध्य से होकर गुजरती है। राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, जबकि देशांतरीय दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध के अंदर। जो दो अक्षांश होते हैं उनके मध्य के जोन को हम कहते हैं क्या? कटिबंध। अब आते हैं हम आगे। 0 डिग्री अक्षांश हम इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है करक रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। जो 0 डिग्री से उत्तर दिशा की तरफ होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध, और 0 से नीचे की तरफ होता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसको हम कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसे कहते हैं अंटार्कटिक वर्त, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वर्त। और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जो मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जीएमटी लाइन तो होती है। जो जीएमटी लाइन है वो ये इनके दूसरे नाम है 0 डिग्री अक्षांतर के, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, जीएमटी रेखा, जिसे हम प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। ये है जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के मध्य से गुजरती है, और ये पूर्वी और पश्चिमी जो गोलार्ध है उन दोनों को अलग करती है। जो दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है उसे कहते हैं हम कटिबंध, और जो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र उसे कहते हैं गोरी। जो एशिया की स्थिति है वो ग्लोब में कहाँ है? उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व में कौन सा कोण होता है? ईशान कोण। राजस्थान में से एक ही अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको हम करक रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसकी राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। ये जो रेखा है ये बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है तथा डूंगरपुर जो जिला है उसकी सीमा बनाती हुई गुजरती है। जो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है वो करक रेखा के दक्षिण में स्थित राजस्थान की एकमात्र तहसील है जो कुशलगढ़ तहसील है। और जो करक रेखा के लास्ट में जो गांव है वो है छींच बांसवाड़ा, जिसके मध्य से गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करक रेखा कहाँ से गुजरती है तो छींच बांसवाड़ा से गुजरती है, और डूंगरपुर जो जिला है उसकी सीमा बनाती है दक्षिणी सीमा। इसके बाद आता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखा होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती हैं और उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखा के लंबवत स्थित होती हैं। ग्लोब में 360 देशांतर रेखाएं हैं जो केवल अर्धवृत्त बनाती है, जबकि अक्षांश रेखाएं क्या बनाती हैं? पूर्ण वृत्त। जो एक देशांतरीय दूरी है वो 111.321 किलोमीटर होती है। और ऊपर से नीचे जाते हैं हम
तो देशांतरी दूरी में कमी आती है, जबकि अक्षांशीय दूरी में वृद्धि होती है। अब आते हैं हम एशिया की ग्लोब में स्थिति, जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, और भारत है जो एशिया में है दक्षिण पश्चिम में स्थित, और राजस्थान भी दक्षिण पश्चिम में, जहाँ नैर्ऋत्य कोण होता है। राजस्थान है जो भारत में स्थित है वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम में। अब आते हैं हम शॉर्टकट पे। क्या है शॉर्टकट? विश्व या ग्लोब में है ना जो राजस्थान की स्थिति वो उत्तर पूर्व में है, जहाँ पे कोण होता है ईशान कोण, जबकि भारत में स्थिति है वो वायव्य कोण में है उत्तर पश्चिम में, और एशिया में जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है नैर्ऋत्य कोण में, जबकि राजस्थान की आग्नेय कोण में कोई स्थिति नहीं है, ना ही कोई दक्षिण पूर्व दिशा में कोई राजस्थान की स्थिति है। अब हम आगे चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है वो है कोणा गंगानगर, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंडा बांसवाड़ा, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जबकि जो अक्षांशों का अंतर है 30 डिग्री और 12 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट का, वो 7 डिग्री 9 मिनट है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अक्षांशों के जो मध्य का अंतर है वो कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो केवल 6 राज्यों से गुजरता है: जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। जबकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है 25 डिग्री अक्षांश, जो 10 जिलों के मध्य से गुजरता है, जैसे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बारां। जो कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर। अब आते हैं हम देशांतरीय विस्तार पर। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान से कौन सा देशांतर गुजरता है? पूर्वी देशांतर। और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है वो है कटरा जैसलमेर के अंदर, और पूर्वतम बिंदु है सिलाना धौलपुर। राजस्थान में अक्षांशों के मध्य की जो अंतर है वह 8 डिग्री 47 मिनट, जो 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट के मध्य है। एक जिले से गुजरने वाले देशांतर। राजस्थान में 2 देशांतर ऐसे हैं जो केवल एक ही जिले से गुजरते हैं। एक होता है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो केवल जैसलमेर से गुजरता है, और एक होता है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो केवल धौलपुर से गुजरता है। अब हम और देशांतर देखते हैं। जो देशांतर है 70, 71 और 72, ये तीनों गुजरते हैं जैसलमेर से। और जो 74 डिग्री देशांतर है वो गुजरता है 8 जिलों से: गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उत्तर प्रदेश, उदयपुर और डूंगरपुर से। और जो 75 डिग्री है वो है हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से। तो राजस्थान में 2 देशांतर हैं जो 8-8 जिलों से गुजरते हैं। यही राजस्थान के दोनों मध्य देशांतर हैं, 74 डिग्री और 75 डिग्री। क्या है? 74 डिग्री और 75 डिग्री। राजस्थान में जो मध्यवर्ती देशांतर है और मध्यवर्ती अक्षांश है वो नागौर जिले के अंदर काटते हैं। यदि स्थान पूछा जाए तो मकराना में काटते हैं राजस्थान
राजस्थान में मध्यवर्ती देशांतर और मध्यवर्ती अक्षांश नागौर जिले के मकराना में काटते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कोणा है जो गंगानगर का है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। बोरकुंड बांसवाड़ा है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जो सिलाना धौलपुर है वो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। और कटरा जैसलमेर है वो 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर में स्थित है। तो निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो निम्न में से कथन सही है पहला, क्योंकि जो जैसलमेर कटरा का है राजस्थान तो पूर्वी देशांतर में आता है ना कि पश्चिमी देशांतर में, जबकि इसमें क्या दे रखा है पश्चिमी देशांतर, अर्थात ये ऑप्शन डी गलत है। अब आते हैं हम लंबाई चौड़ाई पर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। दोनों के मध्य का अंतर है 43 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई है वो लंबाई से अधिक है और अक्षांशों का अंतर होता है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरों का 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान की आकृति, वैसे तो राजस्थान को देखने पर लगता है कि राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826, पूर्व से पश्चिम है 869, जबकि पीएच हेडन के अनुसार राजस्थान की आकृति है विषम चतुष्कोणीय। राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की जो कुल सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की तटीय सीमा है जो 0 है। राजस्थान की संपूर्ण सीमा कैसी है? स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और जो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो केवल एक राज्य से लगती है, वो है पाकिस्तान, और संपूर्ण सीमा इसी के साथ 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक सीमा रेखा है, कलम के द्वारा निर्धारित की गई थी, रात्रि में भी दिखाई देती है क्योंकि इस पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया था, जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को बनाया था और इन्हीं के नाम पर इसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होती है, जो पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक चलती है, जिसका अंतिम जो हिस्सा है वो भलगांव सहागढ़ तहसील बाखासर बाड़मेर में समाप्ति स्थल है। राजस्थान की पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा बनाता है जैसलमेर जिला, जिसकी सीमा है 464 किलोमीटर। उसके बाद आती है बाड़मेर की जो है 228 किलोमीटर। उसके बाद है गंगानगर जो 210 किलोमीटर। उसके बाद है बीकानेर जो 168 किलोमीटर बनाता है। तो अर्थात पाकिस्तान के साथ राजस्थान का जैसलमेर सबसे अधिक सीमा बनाता है, उसके बाद बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर और अंत में बीकानेर। और इसका प्रारंभ होता है हिंदुमल कोट गंगानगर से और समाप्ति स्थल है भलगांव सहागढ़ तहसील बाखासर बाड़मेर। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम, सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर और फिर जैसलमेर। और अवरोही क्रम पूछे तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण में होता है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यदि दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। राजस्थान के जैसे जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा राजस्थान से लगती है, एक है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत का बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां, ये 3 जिले सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत का सबसे न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो बनाता है बहावलनगर, जो
गंगानगर और बीकानेर से सीमा बनाता है। बहावलपुर बनाता है बीकानेर और जैसलमेर से, जो कि सर्वाधिक है पंजाब प्रांत का। इसके बाद है रहीम यार खां, ये एकमात्र जिला है जो केवल जैसलमेर से सीमा बनाता है। अब आते हैं हम सिंध प्रांत पे। सिंध प्रांत में घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, सिंध, उमरकोट और थार पारकर। इसमें सबसे घोटकी है वो जैसलमेर से, सुक्कर जैसलमेर से, और खैरपुर भी है जैसलमेर से सीमा बनाता है। जबकि संगर है जो जैसलमेर और बाड़मेर से सीमा बनाता है, और उमरकोट और थार पारकर बाड़मेर से सीमा बनाते हैं। बाड़ जो सर्वाधिक सीमा है सिंध प्रांत का वो बनाता है थार पारकर, और न्यूनतम बनाता है उमरकोट। अब आते हैं संगर जो क्षेत्र है वो जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर स्थित है। ऐसे ही बहावल नगर है वो गंगानगर बीकानेर तक सीमा बनाता है, और बहावलपुर, रहीम यार खां, फिर घोटकी, फिर सुक्कुर, संगर और थार पारकर। न्यूनतम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो उमरकोट के द्वारा बनाई जाती है। ये हम बातचीत कर चुके हैं कि राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर, और स्थलीय भी पूरी है क्योंकि तटीय तो शून्य है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर। अब हम आते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर। राज्य में सबसे अधिक राजस्थान से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, जो कि 1600 किलोमीटर है। जबकि हरियाणा उसके बाद आता है जिसकी 1262 किलोमीटर है, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर पंजाब की सबसे कम है 89 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की है 877 किलोमीटर, और गुजरात की 1022 किलोमीटर। यदि पूछे कि राजस्थान के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं उनका आरोही क्रम क्या है, तो सबसे कम किसकी है? पंजाब की, फिर यूपी, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। अवरोही क्रम पूछे तो इसको नीचे की तरफ कर देंगे। अब आते हैं हम जिलों की। पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, एक तो होता है गंगानगर और एक हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ न्यूनतम बनाता है और गंगानगर सर्वाधिक बनाता है। पंजाब के भी राजस्थान के साथ दो जिले सीमा बनाते हैं, एक फाजिलिका और एक बनाता है मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब है वो सर्वाधिक बनाता है, फाजिलिका बनाता है न्यूनतम। अब आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ की सीमा की लंबाई है 1262 किलोमीटर। राजस्थान के हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है और सबसे कम बनाता है जयपुर। राजस्थान में ज़िले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं: हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर। और ऐसे ही हरियाणा के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं सिरसा सर्वाधिक बनाता है, फतेहगढ़ फिर न्यूनतम बनाता है, फिर हिसार, फिर महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, एक तो बनाता है भरतपुर, एक धौलपुर। सर्वाधिक बनाता है भरतपुर और धौलपुर सबसे कम बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर। और उदयपुर के भी दो जिले, उत्तर प्रदेश के भी दो जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, एक बनाता है मथुरा जो न्यूनतम बनाता है, आगरा बनाता है सर्वाधिक। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा बनती है जो कि 1600 किलोमीटर है। राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक बनाता है झालावाड़ और न्यूनतम बनाता है भीलवाड़ा। अब देते हैं क्रम। धौलपुर के साथ बनाता है मुरैना, करौली और श्योपुर बनाते हैं। सवाई माधोपुर के साथ भी श्योपुर, और फिर बनाता है बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुरैना सर्वाधिक बनाता है, और झाबुआ जो जिला है वो न्यूनतम बनाता है। अब आता है गुजरात पे। गुजरात के साथ सीमा बनाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। कुल जिले हैं 6, सर्वाधिक बनाता है उदयपुर, न्यूनतम बनाता है बाड़मेर। और गुजरात के जिले हैं दाहोद, माहीसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ। सबसे ज़्यादा बनाता है बनासकांठा और न्यूनतम बनाता है कच्छ। अब हम आते हैं राजस्थान के कुल होते हैं 33 जिले।
राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी राज्य या राष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाते, उनकी संख्या 8, जो है जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। सीमावर्ती जिले हैं वो हैं 25। कितने? 25 टोटल हो गए। 25 प्लस 8 बराबर 33। तो 25 तो है सीमावर्ती और 8 क्या है? अंतर्वर्ती। सॉरी, ये है 33 जिले। कितने? 33। 25 और 8 33। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं राजस्थान में 2, जो हैं बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि इनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है, बाकी की लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले भी 2 ही जिले हैं, जो है गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी, और बाड़मेर है वो भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी। इसके बाद आते हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। तो कुल जिले हैं 23 जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और केवल अंतर्राज्यीय पूछा जाए तो 21 जिले हैं, क्योंकि जो है ये गंगानगर और जो है ये बाड़मेर, ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं। तो इन दोनों को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बच जाएंगे 21 जिले। अब आते हैं हम जो ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे राजस्थान में 4 जिले हैं। एक तो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी। और भरतपुर है जो हरियाणा से भी टच है और किससे? उत्तर प्रदेश से भी। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश से भी और मध्य प्रदेश से भी। बांसवाड़ा जो जिला है वो मध्य प्रदेश से और गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। राजस्थान के 17 जिले ऐसे हैं जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, क्योंकि टोटल जिले थे 21 जो जो राज्य केवल राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, उसमें से हमने 4 निकाल दिए। तो कितने बच गए? 17 जिले। अब आते हैं हम फैक्चुअल पे। यदि पूछे कि कुल जिले राजस्थान में, तो 33, केवल अंतर्वर्ती तो 8, सीमावर्ती 38, अंतर्राज्यीय 23 बनाते हैं, और केवल अंतर्राष्ट्रीय तो 2 बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय पूछे तो भी 2 बनाते हैं। केवल अंतर्राज्यीय तो 21 बनाते हैं, और 2 राज्यों के साथ 4 जिले बनाते हैं, और एक राज्य के साथ बनाते हैं 17 जिले। अब आते हैं, देखो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़ जो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर जो गुजरात के साथ बनाता है। अब आते हैं सर्वाधिक स्थलीय सीमा की पूछे तो भी झालावाड़ है। यदि न्यूनतम स्थलीय सीमा की पूछे तो वो है भीलवाड़ा, जबकि जो अंतर्राज्यीय न्यूनतम है वो बनाता था बाड़मेर, जबकि न्यूनतम स्थलीय पूछेगा तब भीलवाड़ा आएगा। सीकर जो जिला है इसकी आकृति है प्याले के समान। किसके समान? प्याले के। जबकि जो टोंक जिला है यह है समचतुर्भुज। जो चित्तौड़गढ़ है अपना, उसका मुख्य भाग और अजमेर जिले का मुख्य भाग से कुछ हिस्सा अलग है। 2 जिले हैं जिनका मुख्य भाग से कुछ हिस्सा अलग है, वो है अजमेर और चित्तौड़गढ़। राजसमंद है उसकी आकृति है तिलक के समान, जबकि राजसमंद का जो मुख्यालय है ना वो राजनगर में है, जो राजसमंद में स्थित ना होकर राजनगर एक जगह है वहां पे स्थित है। राजस्थान का भूगोल सूर्य के सापेक्ष। पृथ्वी की गति है ना 2 प्रकार की होती है, एक तो परिभ्रमण और एक परिक्रमण। परिभ्रमण वो होती है जो अपने अक्ष पर होती है, और परिक्रमण होती है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। परिभ्रमण गति से एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है दिन रात का बनना। और पृथ्वी परिभ्रमण गति में अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी इसे कहते हैं। पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसकी गति होती है 1670 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटे में 1670 घूम जाती है पृथ्वी। और जो परिभ्रमण गति है वो पश्चिम से और पूर्व दिशा में लगाती है पृथ्वी। और
जो 1670 किलोमीटर प्रति आवर से घूमती है। इसके द्वारा जो दिन रात है उसकी अवधि होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अब हम देखते हैं सूर्य की स्थिति। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय, क्योंकि राजस्थान में सबसे पूर्वतम जिला है धौलपुर और स्थान है सिलाना, तो सबसे पहले सूर्य उदय भी सिलाना में होगा और सूर्य अस्त भी सिलाना में होगा। ये सब पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण है। और सबसे बाद में सूर्य उदय और सबसे बाद में सूर्य अस्त पूछा जाए तो वो होगा जैसलमेर के कटरा में, क्योंकि ये सबसे पश्चिमतम बिंदु है। अब आते हैं हम सौर ऊर्जा त्रिभुज पे। सौर ऊर्जा हब है ना, सीज का आविष्कार अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 3 जिले, एक तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, जिसमें सीज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो सूर्य है वो अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है। तो जब दिन के 12 बजते हैं ना, तो सूर्य है ना जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में लंबवत चमकता है, जिसके कारण जोधपुर में है ना सौर ऊर्जा हब बनाने की तीव्र संभावना है, जिसके द्वारा सीज का यहाँ पे वो किया गया है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो भी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। अब आती है परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति, जिसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं, यह गति पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ होती है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करना या परिक्रमा करना, जिसे हम परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। इसमें टोटल समय लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब आते हैं हम पृथ्वी के घूर्णन पे। पृथ्वी होती है किसमें? पूर्व दिशा में। जब उपसौर होता है तो पृथ्वी अपने पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है सूर्य के चारों ओर। तो उपसौर पर जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी होती है 1475 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर, जो 3 जनवरी को होता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य दीर्घ वर्ताकार पथ में गति करती हुई अपसौर पर जाती है, जिसे अप एलियन भी कहते हैं, ये होता है 4 जुलाई को, और जिसकी दूरी होती है 15.26 करोड़ किलोमीटर। जबकि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी के और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी तो कहाँ होती है? उपसौर पे, और सबसे अधिक दूरी होती है किस पे? अपसौर पे। अब देखते हैं परिक्रमण गति का जो कारण क्या है। अक्षांशीय झुकाव। पृथ्वी है ना अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य के कौन से पथ में चक्कर लगाती है? दीर्घ वर्ताकार पथ में। परिक्रमण गति के कारण वर्ष का बनना वार्षिक गति है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात की अवधि में भी परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण ही होता है। और करक व मकर रेखा का निर्धारण भी किससे होता है? परिक्रमण गति से। और कटिबंधों का निर्धारण भी परिक्रमण गति के कारण ही होता है। अब आते हैं हम इस पर। पृथ्वी की गति को इस डायग्राम से समझाया गया है कि देखो, पृथ्वी पर है ना उत्तरी ध्रुव, उसमें अगर 23.5 डिग्री पर करक संक्रांति, 23.5 डिग्री जो करक रेखा है उस पर होती है करक संक्रांति, जो 21 जून को होती है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को करक संक्रांति पर उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्वे एक देश है जिसे मध्यरात्रि के सूर्योदय का देश कहते हैं, जो 21 जून को है। वो पृथ्वी है जो सूर्य के अपसौर में पहुंच जाती है। अब देखते हैं सबसे छोटी परछाई और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। अब ये यदि पूछे कि राजस्थान में सबसे जब करक संक्रांति होगी तो किस स्थान पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जिसकी परछाई सबसे कम बनेगी, तो वो है करक रेखा, जो कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से। और
14 जून से 14 जुलाई के मध्य सूर्य है जो कर्क रेखा पर स्थित होता है, और बांसवाड़ा में कोई इंसान खड़ा है तो उसकी सबसे छोटी परछाई बढ़ेगी। सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन। राजस्थान है, इसमें सबसे लंबी परछाई कब बनेगी? जब उत्तरी गोलार्ध में होगा। और मकर राशि होती है जो 14 दिसंबर और 14 जनवरी को होगी। और मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को। बसंत विषु होता है राजस्थान में। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान में भौतिक प्रदेश में उच्चावच के आधार पर हम देखते हैं स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक उच्चावच जैसे होता है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन है, जो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत करेंगे। अब भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार देखते हैं। तो राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार है स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप में आता है पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। भौगोलिक दशाओं में आता है मृदा, जलवायु और वनस्पति। और कृषि और फसल प्रारूप पे। और चौथा प्रकार होता है विशिष्ट आर्थिक लक्षण। औद्योगिक क्षेत्र और खनिज संपदा के ऊपर भी भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है वो सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में वीसी मिश्र के द्वारा अपनी उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, उसमें प्रस्तुत किया गया है। ये बुक है जो 1968 में रिलीज हुई और ये इसका प्रतिपादन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। वीसी मिश्रा का भौगोलिक विभाजन। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था और उनके विभाजन का आधार था स्थल स्वरूप, कृषि प्रारूप, जलवायु और औद्योगिक विकास। इन 7 प्रकारों के नाम है जैसे नहरी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल, अर्धशुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, चंबल बीहड़ का क्षेत्र। वीसी मिश्रा का राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। इसमें कितने क्षेत्र थे? 7। कब हुआ था? 1967 में। देखो नहरी क्षेत्र जो था वो घग्गर प्रदेश में था, उसमें 2 जिले आते थे, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था इसमें बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र शामिल था। और जो अर्धशुष्क प्रदेश था उसमें चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर और पाली ये एरिया आता था। और अरावली पर्वतीय प्रदेश था, उसमें आता था सीकर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। अब था दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में आते थे बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। एक था पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, इसमें आता था अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। एक था चंबल बीहड़ क्षेत्र जिसमें आता था करौली और धौलपुर, और इसमें सवाई माधोपुर जिला भी आता था। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में राजस्थान का वर्गीकरण किया गया। ये भारत के प्रादेशिकरण के दौरान हुआ। इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया था। रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान भौगोलिक विभाजन 3 प्रदेशों में किया गया। एक तो वृद्ध प्रदेश, उप प्रदेश और लघु प्रदेश। वृद्ध प्रदेश में 2 हिस्से थे और उप प्रदेश में 4 और लघु प्रदेश में थे 12 हिस्से। जो वृद्ध प्रदेश था उसमें एक तो भाग था अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और उप प्रदेश में थे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मैदान। इसके बाद है हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण, जो हम वर्तमान में देखते हैं कि इनकी बुक का नाम था
राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो 1994 में प्रकाशित हुई, ये हरिमोहन सक्सेना की बुक थी। इनका वो वर्गीकरण का आधार था वो भौगोलिक संरचना के आधार पर था, और मेन चीज इनका फोकस था उच्चावच के ऊपर। इन्होंने राजस्थान के भूगोल को 4 भागों में बांटा: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब उच्चावच के बारे में समझते हैं हम। उच्चावच होता है समुद्र तल से हाइट, कितनी हाइट होती है। राजस्थान जो हमारे भारत का समुद्र तल है वो चेन्नई से मापा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है वो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है तो वो मैदान है, 600 मीटर की पे है तो पठारी, और 1800 मीटर है तो पहाड़ी, और 2700 मीटर है तो पहाड़ से ऊपर का भाग पर्वत, और पर्वत में आता है 2700 से अधिक का क्षेत्र। अब आता है उच्चावच। राजस्थान और भारत के सापेक्ष में देखते हैं। भारत में मैदान है 43%, जबकि राजस्थान में मैदान है 51%। पठार भारत में 28% है और राजस्थान में 31%। पहाड़ियाँ हैं 18% भारत में, और राजस्थान में निम्न भूमि क्षेत्र है 11%, पर्वत श्रृंखलाएं 6%, और उच्च पर्वत शिखर है 1%, जबकि भारत में पर्वत कितना है 11%। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर किसने बांटा है? हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। हरिमोहन सक्सेना, इन्होंने 4 भाग बताए थे: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम सबसे पहले करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बारे में हम 4 चीज़ देखेंगे: एक तो उत्पत्ति, एक विस्तार, विशेषता और वर्गीकरण। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति है मध्यजीवी महाकल्प में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीसोजोइक एरा। इसके क्रिटेशियस काल में हुई, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड है वो ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार के बाद में बना था। इसकी जो काल है वो 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है हाड़ौती का पठार, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार है। इसमें चट्टानें, जो इसका निर्माण है वो क्रिटेशियस काल में हुआ, तो इसमें चट्टानें भी है ना क्रिटेशियस कालीन ही पाई जाएंगी। जो हाड़ौती के पठार में जो ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें होती हैं वो लावा निर्मित संरचनाएं हैं। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और भारत में देखें तो हम ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अब हम समझते हैं ज्वालामुखी क्रिया को। ज्वालामुखी क्रिया 2 तरीके से होती है, एक तो छिद्र के द्वारा उद्गार होता है, एक दरारी उद्गार होता है। दरारी उद्गार जब होता है तो उसमें लावा बाहर निकलता है। धरातल से जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, वो दरारों के माध्यम से ऊपर आके पृथ्वी के ऊपर जम जाता है। और जो छिद्र उद्गार होता है इसमें मैग्मा का ये चैम्बर नीचे है, और ये ज्वालामुखी नली के ऊपर विवर की संरचना के रूप में बनाता है, जिससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो छिद्र उद्गार से तो पर्वत का निर्माण होता है, और दरारी उद्गार से होता है ज्वालामुखी पठार का निर्माण। अब हम देखते हैं इसको मैप में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भाग है। ये 4 जिलों में फैला हुआ है, एक तो बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। ये दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसमें 4 जिले आते हैं। इसका क्षेत्रफल है 6.49%, और अगर हम किलोमीटर में देखें तो 241.85 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसमें 10% है। जनसंख्या घनत्व होता है कि एरिया के हिसाब से कितनी जनसंख्या रह रही है, तो ये जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पे आता है। कौन से पे आता है? दूसरे पे। इसकी औसत ऊंचाई है वो है 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर। अब आगे देखते हैं इसकी अक्षांशीय स्थिति है ना। उत्तरी अक्षांश है 25 डिग्री 27 मिनट, और दक्षिणी अक्षांश है 23 डिग्री 51 मिनट। और जो इसके अंदर से 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती है, एक तो 25 और एक 24। अब देखते हैं इसका देशांतर। इसमें इसका जो पश्चिमी देशांतर है वो है 75 डिग्री 15 मिनट, और पूर्वी जो देशांतर है वो है 77 डिग्री 25 मिनट। और इसके मध्य से 2 देशांतर होकर गुजरते हैं, एक तो 76 डिग्री गुजरता है और एक 77 डिग्री।
अब किसी भी भौतिक प्रदेश का यदि हमें ढाल पता करना हो ना, तो उसमें बह रही नदियों का की दिशा देखते हैं, किधर से किधर बहती है। तो दक्षिणी पूर्वी ये पठार है हाड़ौती का, इसमें एक ही नदी बहती है, वो चंबल नदी। चंबल नदी है वो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। तो इस पठारी प्रदेश का ढाल भी है ना, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ही है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। हाड़ौती के पठार की विशेषता है मालवा के पठार और संक्रांति क्षेत्र। मालवा का पठार क्या है का ये उत्तरी भाग है, और संक्रांति क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उसका भाग है। जो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल का संक्रांति क्षेत्र है, मतलब बीच का एरिया, दोनों पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है हाड़ौती का पठार। विंध्याचल पर्वतमाला है जो एमपी में है, और जो अरावली है वो राजस्थान में इसका विस्तार है। तो ये बीच का जो बचा हुआ भाग है ना, ये है हाड़ौती का पठार। अब इसमें पाया जाता है एक महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ये भ्रंश का अर्थ मतलब होता है दरार, और बाउंड्री का मतलब होता है सीमा। ये महान सीमा भ्रंश कहाँ पाया जाता है? हाड़ौती में। जो ये महान सीमा भ्रंश है, ये बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य पाया जाता है। महान देखो मैप में महान सीमा भ्रंश है बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य। महान सीमा भ्रंश है एक ऊंची भूमि है, और जो इसमें जलोढ़कों का जमाव हो गया, जिसके कारण ये ऊंचा स्तर हो गया। किसके मध्य है? बूंदी और सवाई माधोपुर के मध्य में महान सीमा भ्रंश पाया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं चट्टाने। चट्टाने क्योंकि इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में होता है, तो इसमें चट्टाने भी कैसी पाई जाएंगी? क्रिटेशियस कालीन। हाड़ौती के पठार का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से हुआ था। तो जब ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार होता है तो उसमें बाह्य आग्नेय चट्टाने बनती हैं, जिसे हम बेसाल्ट चट्टाने भी कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानों में ना लावे का जमाव पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टानों में एक ही धात्विक खनिज है जो एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसका अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट, जो एक धात्विक खनिज है। और बाकी जो भी इस हाड़ौती पठार में खनिज पाए जाते हैं वो अधात्विक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर पाया जाता है, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाया जाता है। ग्रेनाइट चट्टाने आंतरिक आग्नेय चट्टाने होते हैं जिनमें अधिकांश धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक अयस्क। जो ग्रेनाइट चट्टाने है ना, वो अरावली में पाई जाती है, क्योंकि जिसके कारण ही है ना अरावली में धात्विक खनिज या धात्विक अयस्कों की मात्रा सर्वाधिक है। अब देखते हैं हाड़ौती के पठार में मृदा। हाड़ौती के पठार में ना काली मृदा पाई जाती है, और इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मृदा को हम कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि काली मृदा में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, इसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये लावा से निर्मित होता है, और लावा के विखंडन से ही क्या बनती है? काली मृदा, जिसे हम वर्टिसोल भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे चलते हैं। इसमें मानसून। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जिसकी दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं। एक तो अरब सागरीय शाखा, और एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा है ना, वो झालावाड़ से प्रवेश करती है, और जो राजस्थान में कुल वर्षा का 90% भाग है। जो अरब सागरीय शाखा है वो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, जो राजस्थान में कुल वर्षा का 10% भाग है। तो हाड़ौती पठार में ना सर्वाधिक वर्षा होती है, जो 80 से 90 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और हाड़ौती का पठार है सर्वाधिक वर्षा के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है, और इसमें बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। हाड़ौती के पठार में एक संभाग है, कोटा संभाग में ही हाड़ौती का पठार आता है। तो यदि सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए संभाग के हिसाब से, तो आंसर होगा कोटा संभाग। हाड़ौती के संभाग की हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है चंबल नदी। इसमें सर्वाधिक नालिकाएं नदियां होती हैं जो जलीय अपरदन करती हैं। हाड़ौती के पठार में अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र होता है। हाड़ौती के पठार में एक जिला आता है बारा। बारा में सहरिया जनजाति पाई जाती है। बारा में होती है सहरिया जनजाति, जिसके द्वारा एक स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसे वात्रा के नाम से जाना जाता है। तो वात्रा कृषि कौन करता है? सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो होता है सीताबाड़ी का मेला, जो बारा में भरता है।
राजस्थान का नागपुर झालावाड़, झालावाड़ में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, जिसके कारण इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं। और हाड़ौती के पठार में है वो सबसे ज़्यादा गन्ना, सोयाबीन और धनिया, संतरा का उत्पादन होता है। राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो है कोटा। और कृषित या बुआई क्षेत्र है, 12 में उत्पादन होता है। और इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कोटा में स्थित है। और राजस्थान का नागपुर है जो झालावाड़ को कहते हैं। और इसमें सोयाबीन, तिलहन जो है वो खरीफ की फसलें बोई जाती है। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण, ये हमारा चौथा बिंदु है। इसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है विंध्य कगार क्षेत्र और एक आता है दक्कन का पठार। विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कगार क्षेत्र में आते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। और दक्कन के पठार में दो संरचनाएं आती हैं, एक होता है झालावाड़ का पठार और एक होता है डग गंगधर प्रदेश। तो विंध्य कगार क्षेत्र में क्या आता है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि। जबकि दक्कन के पठार में आता है झालावाड़ का पठार और डग गंगधर प्रदेश। अब हम देखते हैं विंध्य कगार क्षेत्र। मध्य प्रदेश से और झारखंड के मध्य पाई जाती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके बाद ऊपर होता है उत्तरी भारत और नीचे होता है दक्षिणी भारत। अब हम इसको राजस्थान में देखते हैं। रामेश्वरम है वो सवाई माधोपुर में है। और बनास नदी है वो राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में आके इसमें चंबल नदी में मिल जाती है। तो जो कोटा और बारां के मध्य है वो विंध्य कगार क्षेत्र होता है, जिसमें बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। तो कोटा और बारां के मध्य होता है विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित बलुआ पत्थर निर्मित चट्टानी प्रदेश विंध्य कगार क्षेत्र कहलाता है। विंध्य कगार क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में 4 पहाड़ियाँ आती है, एक तो बूंदी की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा पहाड़ियाँ। ये सभी विंध्याचल के अंतर्गत आती है। मुकुंदरा हिल्स, खगोलीय घटना, विंध्य कगार क्षेत्र, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। हाड़ौती की जो पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सतूर है, बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है। और बूंदी में ना घोड़े के नाल के आकार की, जिन्हें हम होर्सू कहते हैं, वो पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इनमें संकीर्ण मार्ग पाए जाते हैं जिन्हें हम दर्रा कहते हैं। हाड़ौती पठार में 4 दर्रा होते हैं, एक तो बूंदी का दर्रा है, जैतवास का दर्रा, रामगढ़ खटकड़ दर्रा और लाखेरी दर्रा। जैतवास का दर्रा है ना, काफ़ी बार पूछा गया है, जो हाड़ौती के पठार में स्थित है। हाड़ौती का पठार है जो जिसमें नदी निर्मित मैदान है, उसमें जलोढ़ मृदा का अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसमें चावल की के लिए सबसे उपजाऊ भूमि है, जो चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। एक जगह है कांबा, बारां में, जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित है। इसमें शहरी जनजाति निवास करती है। झूमिंग कृषि या वात्रा कृषि कहलाती है इनके द्वारा की गई स्लैश एंड बर्न को। अब देखते हैं हम झालावाड़ का पठार, डग गंगधर प्रदेश, विंध्य कगार क्षेत्र है ये, तो क्योंकि यहाँ से निकलती है चंबल बनास नदी, जो सवाई माधोपुर में आके मिलती है, सवाई माधोपुर में। और ये जो हिस्सा ये है विंध्य कगार क्षेत्र। और झालावाड़ का जो पठार है उसको कहते हैं हम दक्कन का पठार। और यहाँ पे होता है मालवा का पठार। और ये जो नीचे है झालावाड़ की तरफ, इसको कहते हैं डग गंगधर प्रदेश। अब हम देखते हैं राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको स्थलीय उच्चावच है, जो समुद्र तल कहाँ है अपना, चेन्नई, वहाँ से नापा जाती है। ये द्वितीय क्रम की संरचना है।
धरातल से 300 मीटर, समुद्र से ऊपर तल से 300 मीटर ऊपर स्थित है। अब देखते हैं प्राकृतिक जल संसाधन। महासागर है, सागर, खाड़ी, नदियां, झीलें और तालाब। नदियां हैं जो जल को बहाकर लेकर आती हैं। मैदान, नदी द्वारा लाई गई मृदा के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। नदियां हैं जो अवसाद या जलोढ़कों को बहाकर लाती हैं और अपने क्षेत्र में छोड़ देती है। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत में ऊपर की तरफ स्थित है हिमालय, बीच में मध्य का विशाल मैदान और नीचे प्रायद्वीपीय पठार। जो मध्य का विशाल मैदान है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाया गया है, और राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़कों के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत है जो 33 सागर का के समय का है, और ये साइनोजोइक एरा है, टर्सरी कालीन तृतीयक महाकल्प में मध्य का विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। जो गंगा नदी तंत्र है उसके द्वारा हुआ था। ये चतुर्थक महाकल्प में हुआ था। हिमालय से निकलती है गंगा नदी, गंगा में यहाँ पे आके मिलती है यमुना, और इन दोनों के क्षेत्र से बना है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नीचे ये हाड़ौती का पठार, और इस एरिया में है अरावली पर्वतमाला। पूर्वी मैदान की उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प के या नूतन महाकल्प में नियोजोइक एरा में हुई थी, और काल कौन सा था? प्लेस्टोसिन काल। गंगा यमुना द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपण के द्वारा। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार। यह मध्य के विशाल मैदान का भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 23.46% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाग है, जबकि सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। और जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है। जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा भाग कौन सा है? हाड़ौती का पठार दूसरा है जनघनत्व की दृष्टि से। इसमें जो जनसंख्या है वो 40% निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर में, फिर भरतपुर में, फिर दौसा और अलवर में लगभग समान है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता। ये इसमें जलोढ़ मृदा, एल्फीसोल, दोमट मृदा, कांप मृदाएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक उपजाऊ होता है ये क्षेत्र, सर्वाधिक कृषि संभावना वाला है, सर्वाधिक जनघनत्व इसी में। खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है, क्योंकि इसमें कोई भी पठार या फिर अरावली का इतना अधिक विस्तार नहीं है, जिसके कारण इसमें खनिजों की दृष्टि से निर्धन है। इसमें गहन कृषि की जाती है 67%, और इसमें कृषि का करने के लिए जो चीज़ का उपयोग किया जाता है वो कुएं और नलकूप है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। इसमें 3 भाग है। एक तो चंबल का बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, और एक है माई बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र चंबल बेसिन कहलाते। इसकी मुख्य विशेषता है वो है बीहड़। क्या है? बीहड़। चंबल नदी है वो जो मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। फिर ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से जाती हुई ये यहाँ पे यमुना नदी में मिलती है। और जो सवाई माधोपुर है वहाँ से और धौलपुर तक ये बनाती है उत्खात भूमि चंबल बेसिन में, जिसे हम कहते हैं बीहड़। इसकी राजस्थान में लंबाई है 480 किलोमीटर। अब देखते हैं हम अवनालिका अपर्दन। जैसे ये कोई नदी बह रही है और इसका पानी इधर चला गया ऊपर की तरफ और इधर चला गया। कुछ समय बाद जब ये नदी सूख जाएगी तो ये खड्डे हो जाएंगे, और जब दोबारा नदी आएगी तो इसमें फिर मिट्टी और पानी चला जाएगा, फिर ये सूख जाएगी। तो इस तरीके से एक आकृति बन जाती है जिसे उत्खात स्थलाकृति या उबड़ खाबड़ कहते हैं। और इस जो प्रोसेस है इसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं, और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन हाड़ौती के पठार में होता है। डांग भूमि, जो भूमि का ऊपर हिस्सा हो गया है उसमें नीचे नीचे
तो कृषि की जाती है जिसमें निम्न भूमि होती है जो खादर कहलाती है, और नवीन जलोढ़ मृदा की होती है। बीहड़ है जो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बीहड़। और डांग तो क्या होती है, उच्च भूमि, और निम्न भूमि क्या कहलाती है, खादर। डांग का निर्माण एक बार आती है नदी, फिर अपने जलोढ़ों को छोड़ जाती है और फिर वहाँ से सूख जाती है, तो डांग का निर्माण होता है। और खादर तो हर बार नया लेके आती है। डांग प्रदेश, बीहड़ में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग प्रदेश कहलाता है। यहाँ पे डाकू निवास करते हैं, दस्यु। डांग प्रदेश में करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। सर्वाधिक बीहड़ है वो धौलपुर में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार यदि पूछे तो सवाई माधोपुर में है, और बीहड़ों की रानी है वो है करौली। अब देखो, ये इस क्षेत्र में विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं दो। एक तो है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 2004 में राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें इसके लिए दो संभागों का चयन किया गया था, एक भरतपुर और एक कोटा। दोनों संभागों के कुल 8 जिले हैं। एक तो है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और कोटा संभाग के 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब एक होता है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है 1989 में। भरतपुर और कोटा संभाग में इसमें भी 8 जिले ही आते हैं। ठीक है, बनास बाणगंगा बेसिन दूसरा भाग है। बनास नदी है वो निकलती है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। यहाँ से ये निकलती है ऐसे भीलवाड़ा की तरफ, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर में मिल जाती है चंबल नदी में। किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में। जो भीलवाड़ा और देवगढ़ के मध्य का क्षेत्र है ये है पीडमांट का मैदान। और मालपुरा जो भीलवाड़ा का जहाजपुर से और टोंक के मध्य क्षेत्र है ये है खैराड़ प्रदेश। और मालपुरा से करौली के मध्य भी एक मैदान है, और एक रोही का मैदान है जो जयपुर और भरतपुर जिले में है, बैराट की पहाड़ियों के पास से। और जो भीलवाड़ा का जहाजपुर है और टोंक के मध्य खैराड़ प्रदेश है, इसमें खैराड़ी बोली बोली जाती है। रोही का मैदान जयपुर से भरतपुर के मध्य है, इसे रोही दोआब प्रदेश कहते हैं। बाणगंगा व यमुना नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी प्रदेश है, इसमें कृषि की जाती है। एक है मालपुरा और करौली के मध्य मैदान जिसे हम बनास बाणगंगा दोआब प्रदेश कहते हैं। मालपुरा है टोंक में और करौली जिला है जो बनास और बाणगंगा नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ है। एक है पीडमांट का मैदान जो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य है। ये पीडमांट का मैदान है बनास नदी के द्वारा निर्मित है। खैराड़ प्रदेश माल खैराड़ भी कहते हैं, ये जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित है, बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है खैराड़ प्रदेश। अब हम देखते हैं ये माही बेसिन। माही नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही घूम जाती है। इसके द्वारा कांठल का जो मैदान है वो है प्रतापगढ़ में, और छप्पन का जो मैदान है वो है बांसवाड़ा में, और वांगड़ प्रदेश जो है वो हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों को मिलाकर कहते हैं। तो ये काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है कि कांठल का मैदान कहाँ है, तो ऑप्शन में वो देता है बांसवाड़ा, जबकि कांठल का मैदान कहाँ है, प्रतापगढ़ में। कहाँ है, प्रतापगढ़ में। और वांगड़ प्रदेश आता है तब आता है बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। अब आगे देखते हैं हम, ये तो वही है कांठल का मैदान। कांठल का मैदान कहाँ है, प्रतापगढ़ में, और जो माही नदी के द्वारा निर्मित है, और माही नदी का तटवर्ती मैदान है कि माही नदी के जो तट के आसपास का जो मैदान है ना उसे हम कहते हैं कांठल का प्रदेश, और जिला याद रखना प्रतापगढ़ में है। तो वांगड़ प्रदेश जिसको है ना दूसरा नाम इसका व्याघ्र घाट है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है, माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें जो पहाड़ियाँ हैं ना वो मेवल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि मेवल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो वांगड़ प्रदेश है उस क्षेत्र में मेवल की पहाड़ियाँ।
अब हम देखते हैं अरावली प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसकी उत्पत्ति हुई 4.8 अरब वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प में एजोइक एरा या प्री पैलियोजोइक एरा में प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत हुई है। आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। गोंडवाना लैंड से वलन की क्रिया के कारण वलित पर्वतमालाएं बनी है, जो एक अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। 4.8 अरब ईसा पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इसके दो भाग थे, एक तो पैंथालासा था जिसे जलमंडल कहते हैं, और एक था पेंजिया। पेंजिया था स्थलमंडल। परमीशियन काल में पूरा जैविक महाकल्प में ये दो संरचनाएं थी। जब मध्यजीवी महाकल्प आया तो पेंजिया का हो गया विखंडन, जिससे दो क्षेत्र बने, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में दो हिस्से हो गए, एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एक यूरोप और एशिया, जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। और जो गोंडवाना लैंड है, इसके हिस्से हुए 5 प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। वलन एक अंतर्जात बल है। जैसे दो प्लेटें होती है, एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, जिसे हम अभिसारी गति कहते हैं। तो जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के नीचे चली जाती है, जिससे संपीड़न के कारण इसमें मुड़ाव आता है और वलन होने लगता है, जिससे वलित पर्वतमाला का निर्माण होता है। अरावली पर्वतमाला का भारत में विस्तार देखेंगे हम, और एक राजस्थान में विस्तार। तो भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर। पालनपुर है यहाँ पे गुजरात में, और दिल्ली में रायसीना हिल्स है वहाँ पे है, और हरियाणा में डोसी पर्वत। और राज्य इसमें आते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसका 80% भाग है ना वो अकेले राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला का। राजस्थान में अरावली का विस्तार। राजस्थान में अरावली है जो खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू तक है 550 किलोमीटर। जो अरावली की दिशा वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर और उदयपुर में। ये है उदयपुर से अजमेर, फिर खेतड़ी झुंझुनू। अरावली की अक्षांशें। उत्तरी अक्षांश में था 28 डिग्री 20 मिनट, और दक्षिणी अक्षांश में 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो देशांतर है वो 72 डिग्री 10 मिनट तो है पश्चिमी देशांतर, और पूर्वी देशांतर है 77 डिग्री 30 मिनट। अरावली की ऊंचाई। सर्वाधिक तो है सिरोही में, न्यूनतम है जयपुर जिले में, जबकि विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में था और न्यूनतम विस्तार था अजमेर में। अरावली की चौड़ाई है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है। किधर से बढ़ती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। और सर्वाधिक ऊंचाई है वो राजसमंद से सिरोही के मध्य है। अब अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई देखते हैं हम। देखो, पहले अचलगढ़, फिर गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, कुंभलगढ़। गुरु सीकर है सिरोही में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, उदयपुर में जरगा है, और शेर, दिलवाड़ा, गुरु सीकर और अचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई। चौड़ाई है राजसमंद में। अरावली का क्षेत्रफल है 9.3%, जो भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है। अरावली आती है कितने पे? तीसरे नंबर पे। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी ये तीसरे नंबर पर है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, फिर हाड़ौती के पठार, उसके बाद अरावली का क्षेत्र आता है। अरावली प्रदेश की विशेषताएं। अरावली को है विष्णु पुराण है उसमें मेरु पर्वत, सुमेरी पर्वत या परिपत्र पर्वत कहा गया है। अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला। अरावली
हल्की प्लेटों के वलन या संपीड़न बल के कारण भारी प्लेटों में मुड़ाव आ गया, जिसके कारण वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अरावली का मूल तो कहाँ है? पालनपुर गुजरात में। मूल इसका अरब सागर में स्थित है, जो दिखाई कहाँ से देता है? पालनपुर गुजरात से और दिल्ली के मध्य। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली का मूल कहाँ है, तो वह है अरब सागर में। अरावली की आकृति है वो तंदूरा या तत्वाद यंत्र की तरह है। जो अरावली का उत्तरी सिरा है वो भेड़ शिला के समान दिखाई देता है झुंझुनू में, और जो दक्षिणी भाग है वो है पंजाकार, जो सिरोही के आसपास दिखाई देता है। अरावली की आकृति को हम कर्णवत भी कह सकते हैं। तो अरावली की आकृति तीन तरह के होते हैं, एक तो तत्वाद्य अंतर और एक होती है कर्णवत। और उत्तरी सिरा कैसा है? भेड़ शिला के समान, और दक्षिणी भाग कैसा है? पंजाकार। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसके समकक्ष या समकालीन जो पर्वतमाला है वो है अपलेशियन पर्वतमाला, जो अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत। उत्पत्ति के समय अरावली की जो ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। वर्तमान में जबकि अरावली की औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। तो अरावलियों को अब पर्वत नहीं, पहाड़ियाँ कहा जाता है। अरावली है वायु जल तापमान के अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाई में कमी आई है। तो यदि कारक पूछे तो वायु जल और तापमान के कारण इसकी ऊंचाई में कमी आई है। भारत के संदर्भ में, भारत में ऊपर तो है हिमालय, बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा, एक है पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट, और अरावली का सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर या 1727 मीटर गुरु शिखर, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अरावली पर्वतमाला है इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि जो 50 सेमी वर्षा रेखा है वो अरावली के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। और अरावली है जो नदियों को ना दोनों तरफ अलग करती है, कि अरावली के इस साइड से नदियाँ निकलती हैं जो बंगाल की खाड़ी में, और इधर से जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। जो अरावली के पूर्व का हिस्सा है उसमें 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है, और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। राजस्थान के संदर्भ में, अरावली में ना आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टानें पाई जाती हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, बेसाल्ट चट्टानें भी कहते हैं, जो पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। और जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है जिन्हें हम ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं, या धात्विक खनिज पाए जाते हैं जिसमें, वो पाई जाती है अरावली में, जो धाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की। अरावली में मृदा है जो पर्वतीय मृदा पाई जाती है, लाल मृदा या इंसेप्टिसोल्स, जो मक्का के लिए उपयोगी है। इसमें खनिज धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वन्य एवं वन्य जीव के हिसाब से अरावली में आदिवासी जनजातियों का इस आश्रय स्थल कहलाता है, जो उदयपुर में है। अब देखते हैं स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, स्लैश एंड बर्न अरावली प्रदेश में की जाती है। वालरा जो कृषि है जो ग्रासियों के द्वारा सिरोही में की जाती है। दजिया डूंगरपुर में डामोर जनजाति के द्वारा। चिमाता है जो भील जनजाति के द्वारा उदयपुर में। सहरिया जनजाति जो 12 में शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में रहती है उसके द्वारा वातरा। और सांसी जनजाति रहती है भरतपुर में, और मीणा जनजाति रहती है जयपुर में। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली में। बोराट का पठार, बोराट का पठार है जो अरब सागर नदी तंत्र और जो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है उन दोनों को पृथक करने का काम करता है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है वो अरावली पर्वतमाला है। और जो साबी नदी है वो जयपुर से निकलती है और
अलवर में बहती हुई हरियाणा में चली जाती है। और जो रूपा रेल नदी है वो अलवर से निकलती है और भरतपुर में बहती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू में है। बाणगंगा नदी जयपुर से निकलती है, दौसा और भरतपुर में बहती है और फिर आगे जाके चंबल में मिल जाती है। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर में बहती हुई कच्छ के रन में चली जाती है। और बनास नदी है जो राजसमंद में से निकलती है और सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। जो पश्चिमी बनास नदी है वो सिरोही से निकलती है और साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है। अरावली प्रदेश का वर्गीकरण। अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जो अरावली की है वो जयपुर से सिरोही की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई में वृद्धि होती है, अर्थात उत्तर से पश्चिम की ओर जाने पर इसमें ऊंचाई में वृद्धि होती है। अब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार 4 जिलों में है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ और चोटियाँ निम्न है। जो झुंझुनू है उसमें चोटी है बबाई जो पालखेत की पहाड़ियों में स्थित है। और सीकर में जो पहाड़ियाँ हैं वो रघुनाथगढ़, मालखेत, तोरावाटी और हर्ष पर्वत। जो रघुनाथगढ़ है सीकर में सबसे ऊंचाई की चोटी है। और जयपुर में पहाड़ियाँ बैराट की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, नाहरगढ़, बरवाड़ा, खो, इन ये सब जयपुर में स्थित हैं। और अलवर में स्थित है भरोच, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, भानगढ़ और हर्ष पहाड़ियाँ और बिलाड़ी। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ जो सीकर में स्थित है। उसके बाद है खो जयपुर में, भरोच अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में, बबाई झुंझुनू में, बिलाली अलवर में, बैराट जयपुर में, सरिस्का अलवर में, भानगढ़ अलवर में, जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में और बालागढ़ अलवर में। मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर जिले में है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। और इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं अजमेर में। प्रमुख चोटी है जो गोरमजी, मेरियाजी, तारागढ़ और नाग पहाड़ है जो अजमेर में स्थित है। इसमें इसके प्रमुख दर्रे बरदर्रा है जो पाली में पाया है, शिवपुरी, सुराघाट, पीपड़ी, अरनिया, पाखेरिया, झीलवाड़ा, ये सब दर्रे अजमेर के अंदर है। अब हम देखते हैं पहले इसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जिसमें गोरमजी जो चोटी है वो इसकी मेन चोटी है। और बरदर्रा है वो मारवाड़ और मेरवाड़ा की पहाड़ियों को दोनों को अलग करता है। और मेरिया जी है, इसे हम टोडगढ़ भी कहते हैं। और मेवाड़ का उच्च पठारी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। दक्षिणी अरावली। इसका विस्तार राजसमंद, उदयपुर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। प्रमुख पहाड़ियाँ कुकरा की पहाड़ियाँ हैं जो राजसमंद में है, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद में, दिवेर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ भी उदयपुर में है। कुकरा की पहाड़ियाँ अजमेर और राजसमंद के मध्य, विजराल ग्राम, दिवेर और खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में, बिच्छा मेड़ा और गोगुंदा की उदयपुर में, सिरोही में भी है विजराल ग्राम की पहाड़ियों का विस्तार। दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे जो NH-76 है पूर्व पश्चिम गलियारा, ये हाथी दर्रा से होकर गुजरता है और आगे चल के चित्तौड़गढ़ में देबारी दर्रा से भी गुजरता है। जो NH-48 है जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेस वे, वो देबारी दर्रा से गुजरता है चित्तौड़गढ़ में। और फुलवारी की नाल जो दर्रा है वो उदयपुर में है। और केवड़ा की नाल उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है। NH-58 है वो गोरम घाट जी का NH-58 कोमल घाट राजसमंद से और अजमेर के मध्य स्थित है। और गोरम घाट है जो पाली और राजसमंद के मध्य है। हल्दी घाटी दर्रा रक्तलाई का मैदान में है। और हाथीगुड़ा दर्रा कुंभलगढ़ जाने का मार्ग है।
सोमेश्वर दर्रा है जो रणकपुर जैन मंदिर के पास है, जो पाली में है, जो पाली के जैन मंदिर में जाने का एकमात्र दर्रा है, सोमेश्वर दर्रा। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी है। इसकी प्रमुख चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 1727 मीटर है। इसको संतों का शिखर भी कहते हैं। शेर चोटी है, वो भी सिरोही में है। और दिलवाड़ा सिरोही में, जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, सायरा, लीलागढ़, पानी, गोगुंदा, कोटड़ा, ये सभी उदयपुर में। अरावली के प्रमुख पठार। पठार है वो समतल भूमि से उच्च भूमि को हम पठार कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है। और माउंट आबू है वो उड़िया के पठार पर स्थित है। इस पठार पर नक्की झील पाई जाती है। नक्की झील स्थित है। राजस्थान और अरावली का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। और आबू का पठार है दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जो बैथोलिक संरचना इनसेबर्ग का उदाहरण है। यह भी सिरोही के अंदर स्थित है। अब हम देखते हैं इनसेबर्ग। जो मैग्मा चैम्बर होता है उससे जो लावा बाहर निकलता है, तो आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर गुम्बदाकार जमाव से निर्मित आकृति को हम बैथोलिक संरचना कहते हैं। और ऊपर इसमें पहाड़ी संरचना होती है। पहाड़ी नुमा संरचना को इनसेबर्ग कहते हैं, जो अपवर्तन की अंतिम अवस्था है। इससे मरुस्थलीय प्रदेशों का निर्माण होता है। भोराट का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजसमंद और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। भोराट का पठार से पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके एक तरफ गोगुंदा है और एक तरफ उदयपुर गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। ऊपर माल का पठार, इसे ये बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। और मानदेसरा का पठार भी चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का सबसे कटा फटा और उबड़ खाबड़ पठार है लासोड़िया का पठार, जो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में रागा पहाड़ियाँ और जरगा पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा रहने वाले पठार को देसरों का पठार कहते हैं। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है लासोड़िया का पठार। भोमट का पठार भील एकी आंदोलन के लिए जाना जाता है। भील एकी आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत थे। और जो बोराट का पठार है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य स्थित है। इसमें भोमट जनजाति निवास करती है। कांकनवाड़ी का पठार अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, जिस पर भानगढ़ दुर्ग और कांकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। अरावली के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। गिरवा या गिरवा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों को तो कहते हैं मगरा, और गिरवा का संबंध भी उदयपुर में है। जो अर्धचंद्राकार व तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उनको हम गिरवा कहते हैं। कामन मगरा, माकड़ मगरा, बांकी मगरा और लेगा मगरा, ये भी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। सिरोही सिरोही में पहाड़ियों के ऊपर की चोटी को हम बाकर या भाकर कहते हैं। पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, उनमें भाकर का विस्तार पाया जाता है। मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित वांगड़ प्रदेश में माही नदी के कारण इसमें पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, जिन पहाड़ियों को मेवल की पहाड़ियाँ कहते हैं, जिस पर मेव जनजाति निवास करती है। झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ पर्वत, भोजागढ़ पर्वत, अधवाड़ा पर्वत और नेहरा पर्वत है। और सीकर में मालखेत की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ और हर्षनाथ पर्वत स्थित है। मीना की पहाड़ियाँ, बयाना दुर्ग है। बयाना दुर्ग मीना की पहाड़ियों पर स्थित है। हरियाणा का डोसी पर्वत है। दिल्ली में रायलसीमा या रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ व हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, जबकि हर्षनाथ पर्वत सीकर में है। देवगिरी की पहाड़ियाँ दौसा में स्थित हैं। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है और दिवेर की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में है। अजमेर और राजसमंद मतलब मेरवाड़ा और मेवाड़ के बीच कुकरा की पहाड़ियाँ हैं, जो राजसमंद में आती हैं।
बीजासन पर्वत भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ पहाड़ियाँ भी भीलवाड़ा में, तिरंगा पहाड़ियाँ भी भीलवाड़ा के अंदर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, इसकी उत्पत्ति देखते हैं अब हम। महाद्वीपों की उत्पत्ति स्थलमंडल या पेंजिया से हुई है और जलमंडल पैंथालासा जिससे हुई है महासागरों की उत्पत्ति। उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, पेंजिया के दो भाग थे और जो जलमंडल था वो 33 सागर था। जो 33 सागर के अवशेष हैं उनसे मरुस्थल का निर्माण हुआ है और दक्षिणी पेंजिया से गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ है। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति नूतन महाकल्प, चतुर्थक महाकल्प, नियोजोइक एरा के प्लेस्टोसिन काल में 33 सागर के अवशेष हुआ है। राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। सर सिरिल फॉक्स, बेलेंडफोर्ड इनके अनुसार टर्सरीकालीन या सेनोजोइक एरा तृतीयक महाकल्प में थार के मरुस्थल समुद्र के नीचे चला गया, जिसे 33 थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे था जो 33 सागर में था। चतुर्थक महाकल्प या प्लेस्टोसिन काल में समुद्र का पीछे हटना, समुद्र का सूखना, मानवीय क्रियाकलापों, अतिचारण, वनोन्मूलन, मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण मरुस्थलीय दशाओं का निर्माण हुआ, जिससे थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। टर्सरीकालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। जैसलमेर के कुलधरा ग्राम में से मछली, व्हेल के अवशेष मिले। पलाना क्षेत्र कपूरड़ी, जालिपा लिग्नाइट कोयला का भंडार है। बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम के भंडार है। शाहगढ़ सब बेसिन प्राकृतिक गैस का भंडार है। सोनू क्षेत्र चूना पत्थर का भंडार है। थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है या नहीं है? तो थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। इसका कारण है कि थार के मरुस्थल में माइकासिस्ट चट्टानों के प्रमाण मिले हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि खनिज पाए जाते हैं, जबकि सहारा मरुस्थल में माइकासिस्ट चट्टानों का अभाव है। और थार के मरुस्थल में जैसलमेर में आक्कल गांव में जूरेसिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, जबकि सहारा मरुस्थल में इसका अभाव है। जो माइकासिस्ट चट्टान है वह जल में घुलती हैं, धरातल पर जमा होकर लवणीय मृदा या खारे पानी की झीलों का निर्माण करती हैं। थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल के भाग है सहारा मरुस्थल, अरब देश में कबीर और अफ्रीका का मरुस्थल, और चेलिस्तान मरुस्थल है पाकिस्तान में, और थार का मरुस्थल जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में स्थित है, ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत में है और पश्चिमी राजस्थान में। इसकी उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प में प्लेस्टोसिन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई। समुद्रीय जलीय अवस्था टर्सरीकालीन तृतीयक महाकल्प। सहारा के मरुस्थल का भाग नहीं है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल के का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार देखते हैं। थार के मरुस्थल का विस्तार ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का है जो उत्तरी अफ्रीका सहारा है और अरब में इसे कबीर कहते हैं, पाकिस्तान में चेलिस्तान और भारत में थार का मरुस्थल कहते हैं। किसे? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल को। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान में 58.68% है, गुजरात में 12.85%, पंजाब में 7.8%, हरियाणा में 6.12%। इसका विस्तार है। सर्वाधिक राजस्थान में है 58.68%। थार का मरुस्थल जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है इसका और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है। इसमें 40% जनसंख्या में निवास करती है। औसत ऊंचाई। थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर है। ऊंचाई इसकी चौड़ाई 300 से 360 मीटर है और इसका मुख्य मरुस्थल है वो 1,75,000 किलोमीटर है। थार के मरुस्थल में 12 जिले आते हैं: हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा है झुंझुनू।
विश्व के संदर्भ में थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोष्णता की दृष्टि से 9वां स्थान है और जनसंख्या और जैव विविधता में प्रथम स्थान है। भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में थार का मरुस्थल स्थित है। जो थार का मरुस्थल है वो निम्न वायु दाब का केंद्र है, जिससे ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून को आकर्षित करता है। ये यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक, वायु दाब कम, निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। उच्च वायु दाब समुद्र की सतह पर पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। भारत में मानसून है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है ग्रीष्मकालीन में, और ऋतु चक्र को नियमित करने का कार्य भी थार का मरुस्थल करता है। भारत के कुल मरुस्थल का 58.68% है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। अब हम देखते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताएं। थार का मरुस्थल जनसंख्या और जनघनत्व और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घनी मरुस्थल है और इसमें शुष्क व अर्धशुष्क दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों तरीके के ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। इसमें परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और जबकि गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास पाया जाता है। भारत के संदर्भ में थार का मरुस्थल भारत के संदर्भ में निम्न वायु दाब का केंद्र जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान वृद्धि से रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाती है, जो नमी का अवशोषण कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत में मानसून को आकर्षित करता है और ऋतु चक्र को नियमित करता है। थार राजस्थान के संदर्भ में थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व है जो थार के मरुस्थल का है, जो 40% है। टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती है जिसमें जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर पाया जाता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। शाहगढ़ सब बेसिन जैसलमेर में प्राकृतिक गैस, और बीकानेर नागौर बेसिन पूनम क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए। पलाना, बीकानेर, कपूरी, जालिपा, बाड़मेर लिग्नाइट कोयला के भंडार मिलते हैं। सोनू क्षेत्र जैसलमेर चूना पत्थर का। नागौर जोधपुर में केमिकल ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। थार के मरुस्थल में रायलोक्रम की चट्टानें तो पाई जाती हैं बाड़मेर में, जो देलीक्रम, मालानीक्रम, ग्रेनाइट, क्रेटेशियस आदि चट्टानें पाई जाती हैं। मृदा इसकी रेतीली बलुई मृदा है जिसे एंटीसोल कहते हैं। रेतीली बलुई मृदा एंटीसोल। नागफणी या कैक्टस, खजूर, आक ये इसमें प्रमुख वनस्पति पाई जाती है। इसमें नहरें भी पाई जाती हैं, मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर, और कैक्टस गार्डन कुलधरा में है। और एरिडोसोल मृदा है और एंटीसोल, दो प्रकार के मृदा पाए जाते हैं, एरिडोसोल और एंटीसोल। रेतीली बलुई मृदा एंटीसोल। मरुधरा जैविक पार्क जो है बीकानेर में है, इसमें वनस्पति मरुदभिद और जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, और इसमें जलवायु है जो शुष्क और अर्ध शुष्क है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी लूणी नदी है। थार के मरुस्थल की शब्दावली। थड़ी थार के मरुस्थल को स्थानीय नाम थड़ी है, और इसमें रेतीली बलुई मृदा या एंटीसोल पाई जाती है, और इसका उत्तरी भाग है वो लूणी नदी के ऊपर के भाग को उत्तरी भाग कहते हैं, और इसमें दोहरे पाए जाते हैं जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। लहरदार आकृति होती है, रेतीली बलुई मृदा से निर्मित होते हैं। लू स्थानीय गर्म पवन होती है जो ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन को हम लू कहते हैं। बबूड़िया आकस्मिक आने वाला वायु का चक्रवात बबूड़िया कहलाता है। चक्रवात है तापमान में वृद्धि और वायु दाब की कमी के कारण इसमें चक्रवात बनते हैं। चक्रवात में परिधि पर वायु दाब अधिक होता है जबकि केंद्र में वायु दाब में कमी होती है, और बबूड़िया एक चक्रवात का उदाहरण है। मावठ या चक्रवाती वर्षा
उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से में होती है ये, जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जो भूमध्य सागर में भूमध्य सागरीय पवनों के कारण होती है। इसका दूसरा नाम पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। ये शीत ऋतु में होती है, रबी के फसल के लिए उपयोगी है, सर्वाधिक गेहूं के लिए उपयोगी है। पूर्वइयाँ दक्षिणी पूर्वइयाँ है सामयिक पवनें, जो एक मानसूनी पवन है। दक्षिणी महासागर के दक्षिण पश्चिम में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जिसकी बंगाल की खाड़ी शाखा की मानसूनी पवनें, जो 90% मानसूनी वर्षा कहते हैं, उसे पूर्वइयाँ कहते हैं। राजस्थान में कृषि मानसून का जुआ कहलाता है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, वो हिंद महासागर से चलता है और छोटा नागपुर पठार से टकराकर पश्चिम की तरफ मुड़ता है, जिसे पूर्वइयाँ कहते हैं। इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जो झालावाड़ से टकराती है हाड़ौती के पठार में, और वहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में वर्षा करती है, जिससे 90% वर्षा होती है। पलाया झील अस्थायी झील होती है, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र में देखने को मिलती है। पलाया स्पेनिश भाषा का शब्द है। उच्च भूमि से घिरा निम्न भूमि क्षेत्र को पलाया झील कहते हैं। ये अस्थायी झील होती हैं। थार के मरुस्थल में बालसन मैदान भी पाए जाते हैं, जो पलाया झीलों के पास में होते हैं, जो उच्च भूमि क्षेत्रों से घिरे होते हैं। और इन पलाया झीलों को सहारा मरुस्थल में शष्क कहा जाता है, और अरब सागर में खरारी और खबारी और मल्लाह भी कहा जाता है। और जो पलाया झील है, इनको बजादा भी कहते हैं। पलाया झील वाष्पीकरण के कारण दलदली क्षेत्र बन जाता है, जिसे रन कहते हैं। बालू का स्तूपों के मध्य स्थित दलदली क्षेत्र या निम्न भूमि क्षेत्र को रन कहा जाता है। सर्वाधिक रन जैसलमेर में पाए जाते हैं, और थोब रन राजस्थान का सबसे बड़ा रन है, जो बाड़मेर में है। जोधपुर में भी 2 रन पाए जाते हैं, एक बाप है और एक फलोदी। जैसलमेर में तो सर्वाधिक रन है, जैसे पोकरण, भाखरी, लवा और कानोत। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। राजस्थान में थार के मरुस्थल के प्रकार 2 प्रकार का मरुस्थल होता है। एक तो हमादा मरुस्थल है, जो 3 प्रकार का होता है। एक तो हमादा, रैग और इर्ग। जो हमादा होता है, चट्टानी व पथरीला मरुस्थल होता है। रैग होता है, वो मिश्रित मरुस्थल होता है। और इर्ग संपूर्ण मरुस्थल होता है। राजस्थान में मरुस्थल के कारण जो सोलर एंटरप्राइजिंग जोन सीज का आविष्कार 3 जिलों में किया गया। पोखरण जैसलमेर से, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य। हमादा में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएं होती हैं। रैग मिश्रित मरुस्थल होता है, हमादा के चारों ओर स्थित होता है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। इर्ग संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के मध्य है। लघु मरुस्थल कच्छ के रन गुजरात से बीकानेर के मध्य स्थित मरुस्थल को लघु मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। सहारा मरुस्थल में स्थित पथरीला मरुस्थल को भी हम हमादा ही कहते हैं। सहारा और थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर। 25 सेमी वर्षा रेखा, जो शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं, उसको अलग करती है। 0 से 20 सेमी वर्षा रेखा वर्षा होती है शुष्क रेतीला प्रदेश में, और अर्ध शुष्क में होती है 20 से 40 सेमी वर्षा। शुष्क रेतीला प्रदेश है, जिसे उच्चावत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो 58.50% है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50% है। और अर्ध शुष्क प्रदेश है वो भौगोलिक और संरचना के आधार पर घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित प्रदेश, जहाँ 25 सेमी से कम वर्षा होती है, शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी सेमी वर्षा रेखा शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी रेतीला मैदान 25 सेमी वर्षा रेखा और 10 सेमी वर्षा रेखा के मध्य शुष्क रेतीला मैदान पाया जाता है, और 25 सेमी और 40 सेमी के मध्य अर्ध शुष्क प्रदेश पाया जाता है। और जो 50 सेमी वर्षा रेखा है वो अरावली के समांतर गुजरती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। थार का मरुस्थल का वर्गीकरण। शुष्क रेतीला प्रदेश है, उच्चावच के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त होता है 41.50%, और बालू का स्तूप युक्त है 58.50%।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश शुष्क रेतीले प्रदेश का वह भाग जहाँ बालू का स्तूप या दोहरे नहीं पाए जाते हैं। जैसे इनमें परतदारी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। शुष्क रेतीले प्रदेश का 41.50% है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में है। हमादा इसके प्रकार है: हमादा, रैग, मगरा, लाठी सीरीज, चांदन नलकूप, आकलगांव, जीवाश्म पार्क और कुलधरा ग्राम। मगरा बालोतरा बाड़मेर से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों का मगरा कहते हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ जो दक्षिणी अरावली में उन्हें भी मगरा कहते हैं। और मगरा में है हमादा का विस्तार है पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य। लाठी सीरीज बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर लंबा सेवण घास का मैदान है। यह एक शीतोष्ण घाट है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। सेवण घास का मैदान जो लाठी सीरीज है वो गोडावन की शरण स्थली है। यह प्रोटीन युक्त घास होती है, सबसे लंबी घास है। इसे नकलिस्तान, ओएसिस और इसमें मरुद्यान भी कहते हैं। सेवण घास के मैदान को नकलिस्तान कहा जाता है। भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है लाठी सीरीज। इसमें सेवण घास, लिलोण जिसे लिसिथुरस सिडुकस भी कहते हैं, इसमें अधात्विक खनिज भंडार पाया जाता है जैसे रॉक फॉस्फेट बिरमानिया क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाठी सीरीज है। चांदन नलकूप लाठी सीरीज में जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप जहां आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति होती है। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। ये भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। आकलगांव जीवाश्म पार्क बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान में आकलगांव में स्थित जीवाश्म पार्क जहाँ जूरेसिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले। ये ट्राइसिक काल, जूरेसिक काल और क्रिटेशियस काल। जूरेसिक काल में घने जंगलों का विकास हुआ था और क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया। पृथ्वी की भूसमय सारणी को हम 5 भागों में बांटते हैं: पूर्वी प्राथमिक महाकल्प, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक महाकल्प। कुलधरा ग्राम बालू का मुक्त प्रदेश में स्थित जैसलमेर का वह गांव जहां से व्हेल मछली या डायनासोर के अवशेष मिले। कुलधरा ग्राम है जो 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल का वर्गीकरण शुष्क रेतीला प्रदेश बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। शुष्क रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है: बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप को अपनी राजस्थानी भाषा में दोहरे भी कहते हैं। थार के मरुस्थल बालू रेत या रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाता है। जो बालू का स्तूपों के मध्य जो कारवां या गासी होते हैं वहां से ऊंटों का समूह गुजरता है। कारवां या गासी। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश शुष्क रेतीले प्रदेश में स्थित वह क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आते हैं, जिसका राजस्थान में प्रतिशत 58.50% है। विशेषता है इर्ग, बालू का स्तूप और खड़िन। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण वैगनवोल्ड ने 1933 में बालू का स्तूपों को 2 भागों में विभाजित किया: बरखान और सीप। और हैक्की ने सन 1941 में बालू का स्तूपों को 3 भागों में विभाजित किया: अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। सन 1979 में मैक्की ने बालू का स्तूपों को 8 भागों में विभाजित किया निर्माण, विस्तार और विशेषता के आधार पर: अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक, सब्रकाबिज, नेटवर्क बालू का स्तूप और अवरोधी बालिका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। सीप इसका उदाहरण है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर में पाए जाते हैं। इनका पवन मुखी क्षेत्र तो कम ढाल वाला होता है और पवन विमुखी क्षेत्र तीव्र ढाल का होता है। राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। समकोणीय बालू का स्तूप भी होते हैं। पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर के मध्य पाया जाता है। बरखान या बरछान गतिशील या अस्थिर चंद्राकार बालू का स्तूप है। भालेरी, चूरू में के बरखान विश्व प्रसिद्ध है। ओसिया, जोधपुर में पाए जाते हैं। सीकर और झुंझुनू में बरखान का विस्तार है। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भी बरखान या बरछान ही है। तारा बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं।
मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप, संपूर्ण मरुस्थल में पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इनकी आकृति परवलयाकार या अर्धचंद्राकार होती है। सब्र काबिज, छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूपों को सब्र काबिज कहते हैं। ये सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य श्रृंखला में पाए जाने वाले बालू का स्तूप को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप अवरोध के कारण बनते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, मरुस्थल, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण देख रहे थे हम, और अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश के बारे में अब देखते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित वह भाग जहाँ पर 20 से 40 सेमी वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार शुष्क रेतीला मैदान और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य में स्थित है। अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश, 25 सेमी वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। वह 40 सेमी वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। उत्तरी सीमा का निर्धारण घग्गर नदी के द्वारा किया जाता है। अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्गीकरण, भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गौड़वाड़ प्रदेश। घग्गर प्रदेश, हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को घग्गर प्रदेश कहते हैं। प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश कहलाता है। योद्धेय जाति निवास करती थी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान पाट कहते हैं। हनुमानगढ़ में इस स्थानीय भाषा में इसे नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। जो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन है वो भी घग्गर प्रदेश में ही होता है। जो अमेरिकन कपास का उत्पादन है और बासमती चावल वो हनुमानगढ़ में होता है। सर्वाधिक खाद्यान्न इसी में होता है। गेहूँ गंगानगर में सर्वाधिक होता है और चावल हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होता है। घग्गर प्रदेश, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई घग्गर प्रदेश में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र भी घग्गर दोआब प्रदेश है। घग्गर प्रदेश में गंग नहर गंगानगर में, भाखड़ा नहर हनुमानगढ़ में, सिद्धमुख नहर परियोजना हनुमानगढ़ की नौर और भादरा तहसील में, इंदिरा गांधी नहर गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। और घग्गर प्रदेश घग्गर नदी और सतलज नदी के मध्य में रेवनीना मृदा जो कृषि विभाग के लिए जारी की गई है। रेवनीना मृदा जो गंगानगर में पाई जाती है, जहाँ गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता था। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए आवश्यक मृदा कौन सी है? रेवनीना मृदा। सेम की समस्या या जल उत्प्लावन की समस्या, नहरी क्षेत्र के आसपास भूमिगत जल रिसाव के या केसारकन पद्धति के कारण भूपटल की ऊपरी परत का दलदली होना तथा मृदा में लवणीय मात्रा में वृद्धि सेम की समस्या कहलाती है। घग्गर प्रदेश में हनुमानगढ़ और गंगानगर में सर्वाधिक प्रभावित है। इसका समाधान वृक्षारोपण है। इसके लिए इंडो डच योजना चलाई जा रही है जो पोलैंड और नीदरलैंड के द्वारा चलाई जाती है। जो दलदली क्षेत्र है इसमें जिप्सम का जमाव हो जाता है। शेखावाटी प्रदेश, झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले इसमें आते हैं। प्राचीन काल में शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार था। राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र का भाग है। शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली नदी है। शेखावाटी प्रदेश में प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर का विस्तार है जो झुंझुनू में सर्वाधिक है। शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण के लिए छोटे तालाब जिन्हें सर कहते हैं, पक्के कुएं जिन्हें नाड़ा कहते हैं जो कांतली नदी के आसपास बनाए जाते हैं, कच्चे कुएं जिन्हें जोड़ कहते हैं। कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में बहती है। तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था इसलिए इसे तोरावाटी कहते हैं। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र भी तोरावाटी कहलाता है और तोरावाटी बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। जोड़ विकास कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र सिंह जोड़ वाले बाबा ने सीकर में चलाया। शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फेरी क्वीन शेखावाटी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित ट्रेन है। इसका मुख्य कारण हवेली और भित्ति चित्रों, शेखावाटी प्रदेश है जो हवेली और भित्ति चित्रों के लिए प्रदेश प्रसिद्ध है। तो पर्यटन की दृष्टि से शेखावाटी प्रदेश को शेखावाटी त्रिभुज या त्रिकोण का निर्माण किया गया है। नागौरी उच्च भूमि, नागौर में 300 से 500 मीटर ऊंची अरावली से पृथक उच्च भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। कुचामन, डेगाना और डीडवाना इसमें रन्न पाए जाते हैं। नागौरी उच्च भूमि में सोडियम लवण की अधिकता है जिसके कारण इसमें लवणीय या नमकीन झीलें पाई जाती है। नागौरी उच्च भूमि का वर्गीकरण, मकराना है जो सफ़ेद संगमरमर का क्षेत्र है, जमाव क्षेत्र है जो मार्बल है। मांगलोद श्रेणी है
उसमें जिप्सम का जमाव क्षेत्र है। जायल श्रेणी में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। कुबड़पट्टी, बांकापट्टी, होज बेल्ट जायल, नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन को या गोडवाड़ प्रदेश प्राचीन काल में गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार था, जो पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर के मध्य है। पाली और जालौर में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। छप्पन की पहाड़ियाँ हैं जो बाड़मेर में है। पश्चिमी जो बालोतरा बाड़मेर और सिवाना बाड़मेर के मध्य 56 गुम्फाकार पहाड़ियाँ हैं। इसमें नाकोड़ा पर्वत एक जगह स्थित है। और पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू पीपलूद ग्राम भी 56 की पहाड़ियों में स्थित है, जो बाड़मेर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में स्थित ये पहाड़ियाँ हैं। जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। इसमें और चोटियाँ हैं, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोल और सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत पे सुंदा माता का मंदिर है, जिसमें फर्स्ट राजस्थान के प्रथम रोपवे लगाया गया था। ग्रेनाइट पर्वत भी जालौर में है, इस कारण जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं।